आज हम हिंदी के अध्याय 7 पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय और उनकी कविता स्वदेश प्रेम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय देखते हैं। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में जौनपुर के कोयरी नामक गांव में हुआ था। कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी, जो कि एक धार्मिक किस्म के आदमी थे, इस नाते पंडित रामनरेश त्रिपाठी को जो है धर्म की शिक्षा अपने पिता से पारिवारिक परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ। पंडित रामनरेश त्रिपाठी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण कक्षा 9वीं की पढ़ाई करने के बाद उनकी आगे की पढ़ाई न हो सकी और उनकी पढ़ाई जो है छूट गई। लेकिन पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने स्वाध्याय के द्वारा या स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के बाद स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती पर अच्छा अधिकार कर लिया। यानी कि इन भाषाओं की इनको अच्छी जानकारी हो गई और इन्होंने अपने जीवन को साहित्य साधना में लगा दिया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री रहे। इन्होंने दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रचार और प्रसार में सराहनीय योगदान दिया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी एक परिश्रमी व्यक्ति थे और ये जो है द्विवेदी युग के साहित्यकारों में आती है। द्विवेदी युग के साहित्यकारों में इनकी प्रमुख रूप से गणना होती है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने स्वच्छंदवादी कवि और लोकगीतों के संग्रहकर्ता के रूप में अपनी उपलब्धि प्राप्त किया। इन्होंने कविता के साथ साथ नाटक, कहानी, निबंध पर भी जो है अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाओं में पथिक मिलन, खंड, पथिक मिलन, स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत आदि हैं। तो हमने देखा कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी का सामान्य जीवन परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय। अब पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है स्वदेश प्रेम कविता का संदर्भ हम जानेंगे। तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो हम जो है स्वदेश प्रेम कविता की व्याख्या देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक बात ये भी जान लेना जरूरी है कि हमने जो संदर्भ बताया, यही संदर्भ इस कविता के लिए आगे के खंडों में भी चलता रहेगा। यानी संदर्भ ही रहेगा, व्याख्या जो है अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग व्याख्या दी जाएगी और आप जो पहले संदर्भ बताया गया है उस संदर्भ को व्याख्या के साथ जोड़ते रहिएगा। तो आगे हम देखते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसके निर्मल कीर्ति प्रभाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव, देख चुके हैं जिसका वैभव, ए नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष गर्जन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज रही है सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक, जिसकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे अभिमांजल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, सागर निज छाती पर जिसके अगणित अड़ोपोत उठाकर, सागर निज छाती पर जिसके अगणित अड़ोपोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर।
नदियां जिसके यशोधरा से, नदियां जिसके यशोधरा से बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो ये जितना हमने अभी पढ़ा इसकी व्याख्या हम आज करेंगे और अगले भाग की व्याख्या हम कल करेंगे। तो देखते हैं हम। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि वह भारत देश, वह महान भारत देश जिसके प्रताप और वीरता का गवाह जो है यह सूर्य है। वह भारत देश जिसके प्रताप और वीरता का सदियों से गवाह यह सूर्य है और जो है घूम घूम कर देख चुका है जिसके निर्मल कीर्ति निशाकर। और जो है जिस भारत देश के निर्मल और विराट कीर्ति, जिस भारत देश के निर्मल और विराट यश को जो है रात्र में घूम घूम कर जो है यह चंद्रमा जो है देख चुका है। जिस भारत के वैभव को, जिस भारत के अनंत वैभव को, क्योंकि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत में अनंत धन धान्य भरा हुआ था। तो कभी ये कह रहे हैं कि जिस भारत के अनंत धन वैभव को जो है ये आकाश के तारागण जो सदियों से आकाश में एक ही जगह पर स्थित है, ये भारत के इतिहास के वैभव को, भारत के वैभवशाली इतिहास को ये लोग देख चुके हैं और जो है अगणित बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। और यह आकाश अनेकों बार जिन भारतीय वीरों का विजय घोष, विजय की बाजाओं, विजय की दुदुम्बियों को बजते हुए देख चुका है। यानी कि भारत के वीर लगातार विजय को प्राप्त करते रहे, शत्रु सेनाओं को पराजित करते रहे और उनके इस विजय का गवाह जो है यह आसमान उनके इस विजय का गवाह है, क्योंकि यह अनंत काल से है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि कह रहे हैं कि जिस भारत देश का सर्वोच्च मुकुट, यानी कि जिस भारत देश का हिमालय जिस भारत देश का सर्वोच्च मुकुट है, सबसे ऊंचा मुकुट है, और उस हिमालय से सुशोभित इस भारत देश का मस्तक, भारत देश का सर जो है, उठा हुआ भारत देश का सर जो कि हिमालय रूपी मुकुट से शोभित है, शोभा दे रहा है। और उनके जय गीतों से, उस भारत देश के जय गीतों से, विजय के गीतों से, वीरों के गीतों से जो है ये चारों की चारों दिशाएं जो है गूंज रही है। यानी कि भारतीय वीरों के जय घोष से संसार की चारों दिशाएं जो है गूंज रही है। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान जल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। अब कवि जो है भारत के उस अतीत का जो वैभवशाली अतीत था भारत का, उस अतीत का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिस भारत की महिमा, जिस भारत की महान महिमा का, जिस भारत की महानता का वर्णन जो है हमेशा निरंतर जो है जिस भारत का अविरल, जिस भारत का अतीत काल से चलने वाली महिमा का, महानता का वर्णन जो है यह हिमालय भारत की महानता का वर्णन करता है। हिमालय भारत की महानता का साक्षी रहा है, गवाह रहा है, क्योंकि इसी हिमालय के वक्षस्थल पर, इसी हिमालय की उच्च चोटियों पर गंधर्वों के विमान जो है, गंधर्वों के जहाज जो है, विमान जो है, इसके सीने रूपी पर्वतमालाओं पर उतरा करते थे। यानी कि भारत उसमें इतना वैभवशाली था कि इसके यक्षों, गंधर्वों, इसके राजाओं के विमान जो है हिमालय के सीने रूपी चोटियों पर उतरा करते थे। इस नाते हिमालय उसका गवाह है, उसका प्रतीक है।
सागर निज छाती पर जिनके अगणित अणोपोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। और ये समुद्र भी जो है भारत की महानता का, भारत के अतीत का जो है यशोगान करता है, क्योंकि इसी समुद्र की छाती पर भारत की नौसेना, प्राचीन काल में भारत की नौसेना इतने मजबूत थे कि समुद्र की छाती पर जो है भारत का उन्नतशील जहाजी बेड़ा जो है इसके पोत पर समुद्र की छाती पर तैरता रहता था। और ये समुद्र जो है उन नौकाओं को उन जहाजों पर विभिन्न देशों के तटों पर ले करके पहुंचा दिया करता था। नदियां जिसकी धारा से बहती हैं अब भी निश्वासन। और नदियां जो है भारत में बहने वाली नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, अदिश, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां जो आज बह रही हैं वह जो है दिन रात बहते हुए इस भारत के यशों का, भारत देश के वैभव का जो है हमेशा गान करती रहती है। नहीं, हमेशा अपने कलकल छलछल की आवाज में ऐसा लगता था जैसे नदियां अतीत के भारतीय वैभव का गान कर रही। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट भी। और अगर हम इन नदियों के तट पे उन महान भारतीय सभ्यता के अपने महान पूर्वजों के चरण चिन्हों को खोजें, यानी सभ्यता के अवशेषों को खोजें, तो इन नदियों के तट पर हमको वह जरूर मिल जाएंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर रखता है उन लौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी देश के वातावरण में चाहे कितने भी विषमता हो, वातावरण कितना भी भिन्न हो, वातावरण जीवन के लिए कितना भी कष्टदायी क्यों न हो, लेकिन हर कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम जरूर करता है। कभी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि वह विश्वत रेखा का वासी जहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है, वहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ होती है, तापमान हमेशा शून्य से नीचे ही रहता है, लेकिन उस देश का वासी भी जो है भले ठंडी में कांप कर जीता है, ठंडी में हाँपता है, ठंड से कांपता है, हाड़ कपा देने वाली ठंड रहती है वहां पे, क्योंकि तापमान शून्य से नीचे रहता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति भी अपने मातृभूमि यानी कि उस ध्रुवीय प्रदेश से जो है बहुत ही लगाव रखता है, बहुत ही अलौकिक अनुराग लगता है, लगाव रखता है, क्योंकि उसकी मातृभूमि है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है काप काप कर, ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है काप काप कर। और ध्रुववासी जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, वहां पर बहुत ही ठंड पड़ती है, वहां का वासी भी जो है वह जो होता है वह कांप कर जो होता है, भले कांपता है ठंड से, लेकिन वह भी जो होता है अपनी मातृभूमि पर हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल हों, लेकिन जब ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी अपने मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तो भला हम क्यों पीछे हटे। तो हमने आज इतना व्याख्या देखा स्वदेश प्रेम नामक कविता की। अब अगले भाग की व्याख्या हम कल देखेंगे।